मैथ्स में सिस्टम के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम देखा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपस में क्या लिंक है। तो अभी हम उसके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। इस सिलसिले में पहला एमसीक्यू देखिएगा, अ मैस इज बाउंसिंग ऑन द एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, इट्स मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ। तो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और इसमें जो डी ऑप्शन है देखिए कि इट ओबे हुक्स लॉ। एक बात याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो आप जानते हैं कि हम लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सो दैट इज हुक्स लॉ। सो वो हुक्स लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। बाकी जरूरी नहीं कि वो हम वर्टिकली करें या हॉरिजॉन्टली करें, तो ये जरूरी है कि वो हुक्स लॉ ओबे करे, तो उसी के अंदर फिर हम इसको जो है वो एसएचएम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने ड्यूरिंग लेक्चर बात की थी कि जो एसएचएम है उसकी सर्कुलर मोशन के साथ जब हमने कनेक्शन देखा तो हमने कहा था कि द डायमीटर ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट्स डायमीटर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज बोथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसका सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, जैसा कि आपकी बुक में सिर्फ एक्स एक्सिस की एग्जांपल दी हुई है, वो अलोंग वाई एक्सिस भी होता है, बल्कि इनफैक्ट आपकी बुक में वाई की एग्जांपल दी हुई है, अलोंग एक्स एक्सिस भी एसएचएम ही होता है। तो हम ये इसका आंसर लिखेंगे डी ऑप्शन, व्हिच इज अलोंग एनी डायमीटर ऑफ द रेफरेंस सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एसएचएम अ सिस्टम मस्ट पोजेस, सो इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए और इनर्शिया भी होना चाहिए। तो डेल्टा ऑप्शन इसका आएगा। याद करें जब हमने एसएचएम की डेफिनेशन को देखा था तो हमने कहा था कि बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी द बॉडी मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया द बॉडी मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सो द सिस्टम मस्ट कंटेन बोथ द प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड t seconds and amplitude a meter. The shortest time it takes to reach a point a over square root 2 meter from its mean position in seconds. देखिए जो मीन पोजीशन से अगर एक मोशन स्टार्ट हो तो उसकी इक्वेशन होती है आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो हमारे पास x दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। मैं एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड को a कहा गया है, तो मैं a को x नॉट के बराबर रखना। सो यहाँ से आ जाएगा x नॉट और साइन थीटा को जैसा कि हमने लेक्चर में भी देखा था लिख सकते हैं 2π/t इंटू स्मॉल t। ये टाइम पीरियड है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, x से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन 2π/t इंटू स्मॉल t। तो अब हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होती है, वो साइन 45 होता है, और साइन 45 को हम लिख सकते हैं साइन π/4। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन लिख देंगे, साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 2t ओवर कैपिटल T। हमें स्मॉल t चाहिए तो स्मॉल t विल बी इक्वल टू t/8। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जो टाइम लगता है दैट विल बी t/12। ये हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है ड्यूरिंग आवर लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 cos 0.5 phi t where t is in second. The point moves from the point of equilibrium to the maximum displacement. एक बात याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक का जो टाइम होता है वो कुल टाइम यानी कि टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट होता है t/4। चाहे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ चले जाएं मैक्सिमम पोजीशन के लिए, या आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ इस तरफ चले जाएं। तो जो हमें बेसिकली पीरियड t/4 मालूम करना है, तो अगर मैं इसको जो है वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो है वो कंपेयर करूँ तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 7 cos ω t, x इज इक्वल टू x नॉट cos ω t। सो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि cos और टाइम के दरमियान में ये ओमेगा होता है, तो बाय कंपैरिजन हम देख सकेंगे कि ओमेगा हमारे पास बराबर है 0.5 पाई या π/2। तो आप जानते हैं कि जो ओमेगा है वो 2π/t भी होता है, तो यहाँ से पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो t विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। तो टाइम पीरियड तो 4 सेकंड है, हमें क्या चाहिए t/4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4/4 पे आ जाएगा 1 सेकंड। सो द पॉइंट मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी देखनी है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी आती है। तो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 100t माइनस π/6, ये हमारे पास इक्वेशन है। और स्टूडेंट हम जानते हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है ओमेगा इंटू एक्स नॉट, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको ओमेगा चाहिए और एम्पलीट्यूड चाहिए। सो अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो होगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। सो आप देख सकते हैं कि बाय कंपैरिजन यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साइन। सो बाय कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 3, तो एम्पलीट्यूड तो हमारे पास 3 आ गया। ओमेगा अगर आपने देखना है तो ओमेगा कहाँ लिखा होता है, टी से पहले लिखा होता है, यहाँ पे टी से पहले क्या लिखा हुआ है 100, तो इसका मतलब है कि ओमेगा किसके बराबर है 100। सो ओमेगा की वैल्यू और एक्स नॉट की वैल्यू आपको मिल गई है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू बराबर आ जाएगी ओमेगा इज 100 इंटू एक्स नॉट इज 3, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से बाय कंपैरिजन आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5 sin 4t minus π/6 x is displacement. If the displacement of the particle is 3 unit, यानी कि if x is 3 units, तो आपने वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो हमें यहाँ पे फिर क्या क्या चाहिए, x तो दिया हुआ है, एक्स नॉट चाहिए और ओमेगा चाहिए। तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करें विच इज साइन ओमेगा t प्लस 5, तो t से पहले ओमेगा लिखा होता है, यहाँ पे t से पहले 4 लिखा हुआ है, तो ओमेगा 4 आ गया आपके पास और एक्स नॉट क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। लेकिन तो ये वाली वैल्यूज बाय कंपैरिजन आ गई हमारे पास। तो वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 4 इंटू एक्स नॉट की जगह क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर। सो इट विल बी 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो 4 4 का कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी ऑप्शन डी, जी 16 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट एक और इक्वेशन देखिएगा जरा,
बॉडी ऑफ मैस 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट अ पॉइंट विद एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इट्स वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी विल बी 50 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस। वेलोसिटी होना है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। 50 सेंटीमीटर वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी, हमने x मालूम करना है। और आप जानते हैं कि x का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा। तो हमें x नॉट तो पता है, x नॉट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब हमने ये देखना है कि जब वेलोसिटी 50 होती है उस वक्त फेज एंगल क्या है, थीटा क्या है। तो आपको याद होगा मैंने आपको लेक्चर में एक फार्मूला, एक शॉर्टकट बताया था, v इज इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ थीटा। सो ये जो v है ये 50 है, v नॉट है 100, यहाँ से फेज एंगल निकल आएगा। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू 1/2, और वो किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। ये आपको फेज मिल गया। तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये आप यहाँ पुट करेंगे, x नॉट आपको 10 दिया हुआ है, तो x विल बी इक्वल टू 10 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 आपको पता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, एंड दैट इज 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 1 मीटर पर सेकंड। सो दैट इज द मैक्सिमम स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, एंड इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो a नॉट है वो दिया हुआ है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विल बी, टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। तो ड्यूरिंग लेक्चर्स हमने कहा था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x नॉट, और आपको याद होगा हमने इसको इस तरह से सेपरेट किया था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है यार, ओमेगा क्या आ गया आपके पास 2π/t आ गया। तो यहाँ से t किसके बराबर आ गया, v नॉट इंटू 2π ओवर a नॉट। सो v नॉट आपके पास 1 है, 2π ओवर a नॉट इज व्हाट 1.57। सो पाई को अगर आप 3 लें और ये 3 to the 6 हो गया तो 1.56 डिवाइडेड बाय 1.5 वो ऑलमोस्ट 4 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। सो आप देखिए कि थोड़ा सा अगर ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो न्यूमरेटर भी पाई की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेशन से आपको इसका आंसर 4 सेकंड मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिएगा अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड द क्वेश्चन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। एक पार्टिकल है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.1 मीटर है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है जी, ओमेगा स्क्वायर x नॉट होता है। तो ओमेगा इज व्हाट 2πf, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 4π स्क्वायर f स्क्वायर इंटू x नॉट इज 0.1। सो 4 और आपके पास f क्या है 60, ये 60 है आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.4 पाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर। तो 60 का जो स्क्वायर होता है वो 3600 आ जाएगा, और इसको 4/10 कर दें इंटू पाई स्क्वायर, तो एक 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 144 आई थिंक इसके साथ आएगा, तो एंड इट विल बी पाई स्क्वायर। सो इट्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 11440 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द प्रैक्टिस अबाउट द लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैस स्प्रिंग सिस्टम। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो ये आपके यूएचएस के सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम तो है एक्सक्यूज मी, तो ये एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम तो है। तो क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड दिया हुआ है तो मैस स्प्रिंग सिस्टम का भी टाइम पीरियड होता है। तो ये जरूरी है कि हम इसको एक ओवरऑल व्यू के तौर पर जो है वो देख सकें। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास एक होता है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम और एक होता है वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स दोनों का जो टाइम पीरियड है दैट इज t इज इक्वल टू 2πm/k, दोनों का जो टाइम पीरियड है उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स होती है। सो स्टूडेंट जब आप मैस स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो आप जानते हैं कि वी हैव 2 टाइप ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, वी हैव हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम और वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है या वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है, इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो इसमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। फॉर एग्जांपल ये जो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, कभी कभार इसके फार्मूले में लिखा हुआ आएगा, ये फार्मूला ऐसे लिखा हुआ आएगा t इज इक्वल टू x/g, और बड़ा आसान है आपका कि आप इस फार्मूले से धोखा खा जाएं कि मैं आपको ये फार्मूला देके कहूँ कि वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम चांद पर ले गए हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, आप कहेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, तो बाय 6 ऊपर जाके टाइम पीरियड स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। दरअसल ये अप्रोच गलत है। आपने ये तो देख लिया कि फार्मूले में जी आता है लेकिन टाइम पीरियड एक्स पे डिपेंड नहीं करता। पहले ये देखते हैं फार्मूला आता कैसे। आप जानते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है फॉर वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में वो बॉडी के वेट के बराबर होती है, क्योंकि वेट नीचे खींचता है स्प्रिंग को और रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ऊपर लगती है। तो फिर यहाँ से जो x/g है वो आ जाता है m/k। तो ये जो फार्मूला है t इज इक्वल टू 2πm/k स्क्वायर रूट, इसी को फिर हम लिख लेते हैं t इज इक्वल टू 2πx/g स्क्वायर रूट। लेकिन अगर जिस जगह पर जी ज्यादा होगा एक्स एक्सटेंशन भी ज्यादा होगी, जी कम होगा एक्स एक्सटेंशन भी कम होगी। टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकली हैंग मैस स्प्रिंग सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। तो इस चीज को आपने जो है वो ज़हन में रखना है। इसके अलावा एक और चीज भी आप देखिए कि ये जो टाइम पीरियड है ये 2 चीजों पे हेवीली डिपेंड कर रहा है, एक तो मैस ऑफ द ब्लॉक पर और दूसरा के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो देखिए कि यहाँ से अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट रख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मैस, यानी कि अगर आप सस्पेंडेड मैस को 4 टाइम्स कर देंगे तो टाइम पीरियड विल बी डबल, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला जो आपके पास आता है वो t2/t1 ये बराबर है m2/m1 का स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला यहाँ से आ जाता है। बहुत हेवीली डिपेंड करता है टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट k पर, जैसा कि मैं आपको पहले भी ड्यूरिंग लेक्चर बता चुका हूँ कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स f पर या उसकी एक्सटेंशन पर, यानी कि k का फार्मूला तो है f/x लेकिन k ना f पे डिपेंड करता है ना x पे डिपेंड करता है। तो इससे पहले कि हम दोबारा इन फार्मूलाज पर वापस आए, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेक्चर आपको अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट k दे दूँ। जो सबसे एक इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन आता होता है स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट k,
ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमने इसके 3 हिस्से कर दिए, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हर एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो हर एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 3k। और लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच न्यू पार्ट विल बी nk। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है, आपने उसके 10 हिस्से कर दिए हैं, तो वो जो 10 के 10 हिस्से पड़े हैं उनमें से हर एक का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वो 10k हो जाएगा। 3 हिस्से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3k हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो सूरत हाल होगी उस वक्त की जब आपने जो है बराबर बराबर हिस्से किए हैं। सपोज आपके पास जो है एक स्प्रिंग कांस्टेंट था और आपने उसको 2:1 में डिवाइड कर दिया, उसको आपने 2:1 में डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं अब ये 1 वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है या ये 2 वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीकाकार है। जो रेशो है उसको सम कर दें, 2:1 है ना, इसलिए लिखते हैं 2+1। अगर 4:2 होता तो 4+2 लिख देते, 3:4 होता तो 3+4 लिख देते। डिवाइड कर दें उस हिस्से की लेंथ से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपने मालूम करना है और मल्टीप्लाई कर दें k से, यानी कि जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा 3/1k और इसका कितना हो जाएगा 2+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू k। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 3/2 इंटू k। सो जो बड़ा पार्ट है आप देख सकते हैं कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है और जो छोटा पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। हेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब आपको सर आपने तो कहा था कि x पे डिपेंड नहीं करता, वो x जो है ना वो एक्सटेंशन है कि उसी स्प्रिंग को आप कितना खींच रहे हैं। ये जो L है ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जितनी कम होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। और याद रखिएगा, चलिए मेरा आपसे सवाल है, आपके पास एक बड़ा स्प्रिंग है और एक छोटा स्प्रिंग है, किसको खींचना आसान रहेगा, बड़े स्प्रिंग को या छोटे स्प्रिंग को? बड़े स्प्रिंग को खींचना आसान होगा। और जो बड़ा स्प्रिंग होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, छोटे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो एक लाइन लिखिए, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग स्मॉलर विल बी इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट एंड ईजी इट विल बी टू प्रोड्यूस इलोंगेशंस और कंप्रेशन इन दैट स्प्रिंग। On the other hand, smaller the length of the spring, greater will be its spring constant and difficult it will be to produce extensions or compressions into that spring। तो ये तो स्प्रिंग को कट करने के हवाले से लेक्चर हो गया। अगर आपके पास स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हों सीरीज में या पैरेलल में, तो उनको आप कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए कि आपके पास 2 स्प्रिंग्स हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नेट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ks वो मालूम करें, तो याद रखिए कि सीरीज में स्प्रिंग जो है वो रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। और अगर आपके पास 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं यानी कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो क्या आ जाएगा 1/k तो 1/ks क्या आ जाएगा 2/k, या यहाँ से ks बराबर आ जाएगा k/2। और फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ks इज इक्वल टू k/n, यानी कि सीरीज में जितने आप स्प्रिंग ज़्यादा लगाते जाएंगे नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो उतना कम होता जाएगा। और अगर यही स्प्रिंग्स, अब देखें अगर ये सूरत हाल ऐसे है तो सीरीज में टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, ये m/ks आ जाएगा, तो ts विल बी इक्वल टू 2π m/ks की जगह लिखेंगे k/n का स्क्वायर रूट, सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट n इंटू 2π m/k आ जाएगा। ये पहले वाला टाइम पीरियड था जब एक स्प्रिंग था, तो ये आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट कीजिए आप सीरीज में नंबर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाते जाते हैं तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। और जिस चीज़ का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। यानी कि अगर आप सीरीज में स्प्रिंग ऐड करते हैं तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम होता जाएगा, नेट टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और वो सिस्टम क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। सो दैट वाज स्प्रिंग्स इन सीरीज। अब हम देखते हैं कि हाउ स्प्रिंग्स इन पैरेलल कैन बी सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं पैरेलल में, ये k1 है या ये k2 है, ये पैरेलल में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं या ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ ब्लॉक है और ये 2 डिफरेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये अगर गौर से देखिए दोनों स्प्रिंग्स का एक एंड n के साथ रहता है, दूसरे एंड सपोर्ट के साथ रहता है, तो ये भी पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में स्प्रिंग्स सिंपली ऐड होते हैं और अगर दोनों सेम होते स्प्रिंग्स, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता तो k+k, तो ये क्या आ जाता 2k। 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हुए थे तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आया 2k। और फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, अगर आपके पास n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स होते तो फिर क्या हो जाता, kp बराबर हो जाता है n के। और टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता, सिंपल स्प्रिंग का टाइम पीरियड ये होता, अगर पैरेलल वाले का लेते तो वो क्या लेते हैं m/kp। देखें अगर आप पैरेलल में नंबर ऑफ स्प्रिंग बढ़ाते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, यानी कि फिर उनको खींचना मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड कम होता जाता है। और अगर टाइम पीरियड कम होता है वो चीज़ क्या होती है, वो फास्ट होती है। तो ये आ जाता है आपके पास n के स्क्वायर रूट या tp इज इक्वल टू 1/√n इंटू 2π m/k स्क्वायर रूट। ये क्या है, t है। अगर एक स्प्रिंग था तो फर्स्ट की जो उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड था, अगर 4 स्प्रिंग पैरेलल में लगा दिए, यहाँ पे 4 रखें, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा 1/2, यानी कि अब 4 स्प्रिंग अगर लगा देंगे तो वो जो टाइम पीरियड पहले 1 सेकंड था कितना हो जाएगा 1/2 सेकंड हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथ स्प्रिंग सिस्टम। सो आई होप जब भी आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो आप इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट्स अ टाइप ऑफ फ्री ऑसिलेशन। ये हमारे पास जो है वो फ्री ऑसिलेशन है, यानी कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगती। अगर हम ऑसिलेशंस को डिवाइड करें तो ये ऑसिलेशन जो है वो फ्री भी हो सकती हैं और फोर्स्ड भी हो सकती हैं। अगर ऑसिलेशन फ्री होंगी तो इसकी एग्जांपल है SHM, फिर इसकी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम एंड मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो हम ये भी पढ़ा है। जो फोर्स्ड ऑसिलेशन हैं वो 2 काम कर सकती हैं, वो डैम्पिंग भी प्रोड्यूस कर सकती हैं
और वो रेजोनेंस भी प्रोड्यूस कर सकती है। डैम्पिंग में वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फर्क ये है कि डैम्पिंग में जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, जबकि रेजोनेंस में वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। सो इफ वी पर्टिकुलरली लुक एट दी सेकेंड वन, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में क्या होता है, अगर हम रेजोनेंस को पढ़ें तो इन रेजोनेंस natural frequency of the vibrating body becomes equal to the frequency of the applied force. For example, ये मेरे पास एक स्विंग है, मैंने इसको मीन पोजीशन से खींच के छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया मैंने इसको, और अब ये स्विंग जो है वो वाइब्रेट कर रही है। अब जैसे ही इधर आती है आप इस पे फोर्स लगाते हैं, जैसे ही इधर आती है आप इस पे फोर्स लगाते हैं। अगर ये 1 सेकंड में 10 दफ़ा इधर आती है वो, मैं इस पे 10 दफ़ा फोर्स लगाता हूँ। इसका मतलब है कि बॉडी की वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपकी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तो क्या होगा, फिर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द अप्लाइड फोर्स मे बी वेरी फीबल, बहुत स्मॉल हो सकती है, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लार्ज। उसको इनफाइनाइट नहीं कहेंगे। कभी आपने देखा कि किसी झूले को आपने ऐसे पुश किया और दोबारा कोई वापस ही ना आया होगा वापस। आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, बट इट विल नेवर बी इनफाइनाइट, राइट। सो फिर रेजोनेंस की जो है वो आपने एग्जांपल्स भी पढ़ी हुई हैं, और जो रेजोनेंस की एग्जांपल्स हैं वो आपकी बुक में जो कोड की हुई हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, मैकेनिकल रेजोनेंस है, और जो माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, फर्स्ट कीजिए एक बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और आप उस पर 50 हर्ट्ज वाली फोर्स नहीं लगा रहे, आप उस पर 60 हर्ट्ज वाली फोर्स लगा रहे हैं। तो याद रखिए एक ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, तो जो एक ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है बच्चों, याद रखिए इवेंचुअली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी रेजोनेंस से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास ये 3 ग्राफ्स हैं वाइब्रेटिंग बॉडी के, 1, 2 एंड 3, एंड वो ऑल हैव रेजोनेंस वर्सेस ऑल आर रेजोनेंस वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ्स। तो मैं चाहता हूं कि 3 फार्मूलाज आप याद रख लें, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में वाज़ेह हो जाएगा। पहला फार्मूला है शार्पनेस एट रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। ठीक है जी, एक फार्मूला तो ये। दूसरा, डैम्पिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और तीसरा फार्मूला है डैम्पिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, ये ग्राफ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ग्राफ 1 का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड सबसे कम है, तो अगर एम्पलीट्यूड सबसे कम है इसका मतलब है कि इसमें डैम्पिंग सबसे ज़्यादा है, और अगर डैम्पिंग सबसे ज़्यादा है इसका मतलब है इसकी शार्पनेस सबसे कम है। इस तरह से ग्राफ 3 देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इसका मतलब है इसकी शार्पनेस सबसे ज़्यादा है, और शार्पनेस अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी डैम्पिंग सबसे कम है, यानी कि इस पर सबसे लाइट डैम्पिंग फोर्सेज लग रही हैं और इससे सबसे हैवी डैम्पिंग फोर्स लग रही है जी। तो मैथ सिस्टम के सिलसिले में क्वेश्चन देखिएगा, 3 masses ऑफ 500 ग्राम, 300 ग्राम एंड 100 ग्राम आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग एज शोन। तो मैं ये डायग्राम आपको बना देता हूँ कि देखिए हमारे पास जो 3 masses हैं 1, 2, 3, दिस इज 500 ग्राम, दिस इज 300 ग्राम एंड दिस इज द लास्ट वन इज ऑफ 100 ग्राम। तो क्वेश्चन ये है कि 3 masses of 500 gram, 300 gram and 100 gram are suspended at the end of the spring as shown in the figure and are in equilibrium. When the 500 gram mass is removed, the system oscillates with a period of 2 seconds. देखिए जब आप 500 ग्राम वाला मैस रिमूव करेंगे तो जो टोटल मैस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जब ये रिमूव हो गया तो 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। यानी कि जब मैस 400 ग्राम था तो जो टाइम पीरियड था वो कितना था, वो 2 सेकंड था। फिर वो कहते हैं व्हेन द 300 ग्राम मैस इज आल्सो रिमूव, यानी कि पहले आपने सिर्फ 500 ग्राम वाला मैस रिमूव किया, अब आपने 300 ग्राम वाला मैस जो है वो रिमूव किया, अब आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 100 ग्राम वाला मैस रह गया, यानी कि जो M2 था दैट वाज ओनली 100 ग्राम। तो उस वक्त आपने टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है T2। तो याद है आपको मैंने क्या बताया था, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M, सो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 स्क्वायर रूट। तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू M2 ओवर M1 स्क्वायर रूट। T1 क्या है आपके पास 2 सेकंड्स है, M2 क्या आपके पास 400 है, और M2 आपके पास है जी 100, और M1 क्या है जी आपके पास 400। तो ये आ जाएगा 2, और ये 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1/2, सो द आंसर विल बी इक्वल टू 1 सेकंड। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है मैच स्प्रिंग सिस्टम की, तो डायग्राम में आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको जरा दोबारा प्लॉट करता हूँ। सिचुएशन ये है जी कि वी हैव 2 स्प्रिंग्स, 1, 2, फिर ये हमारे पास ब्लॉक है, और फिर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज 2K, और ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और ये कितना है जी हमारे पास 2K है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, हमने इसके टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला है वो बताना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। ये देखिए सीरीज में लिखे हुए हैं, तो सीरीज में स्प्रिंग का कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का Ks का वो होता है K/2,
कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं जी, K/N होता है ना फार्मूला, तो हर एक स्प्रिंग कांस्टेंट का कितना स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का 2K, कितने लगे हुए हैं 2, तो K सीरीज यहाँ से जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा K, यानी कि ये K है आपका, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में क्या होता है 2K और K कितना हो जाएगा 3K। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल कर सकता हूँ, इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 3K और इसका कितना आ गया K। अब आप देखें कि ये जो K और आपके पास 3K है ये आपस में क्या है, ये पैरेलल हैं, तो जो इसका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया वो कितना आ गया 4K। अब क्वेश्चन ये था कि फोर massless springs whose force constant are 2K, K and 2K respectively are attached to a mass m kept on a frictionless plane. If the mass m is displaced in the horizontal direction, then the frequency of the oscillation. अब frequency क्या होती है, frequency होती है 1/2 pi K over m। यहाँ पे स्टूडेंट्स K जो है वो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो हमारा नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना निकला है 4K, तो इस K की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये नेट है, इस K की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4K over m square root। सो द बीटा ऑप्शन इन दिस केस विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए अबाउट द मास स्प्रिंग सिस्टम। A spring has a certain suspended mass from it and its period for vertical oscillation is t. The spring is now cut into 2 equal halves and the same mass is suspended from one of the halves. The period of vertical oscillation, देखिए टाइम पीरियड क्या होता है 2 pi m over k square root। अब आपने उस एक स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया, द स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू 2 equal halves। जब आपने उसको दो हिस्सों में काटा तो हर एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया 2K। अब यानी कि ये था आपके पास K, तो ये क्या आ गया 2K। अब ये एक हिस्से के साथ आपने वही मैथ लटका दिया, तो अब क्या होगा जी K की जगह आप 2K लिख देंगे, तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो आएगा 1/2 into 2 pi m over K। ये वो पहले वाला टाइम पीरियड है, तो नया टाइम पीरियड पहले टाइम पीरियड का √2 टाइम्स हो जाएगा। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। एक और जो है वो क्वेश्चन देखिए अबाउट द मास स्प्रिंग सिस्टम, and the question is a body of mass m is executing SHM if it passes through the mean position 60 times in 0.6 seconds, what is its frequency। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी करवाया हुआ था, तो देखते हैं कि फॉर 60 टाइम्स टाइम कितना रिक्वायर्ड है 0.6 सेकेंड, फॉर वन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा जी 0.6 over 60, तो ये आ जाएगा 6 over 600, तो ये आ जाएगा 1/100 एक टाइम गुजरने के लिए, और 2 टाइम्स के लिए कितना हो जाएगा जी फॉर 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2/100 यानी कि 1/50। सो आप जानते हैं कि जो भी बॉडी SHM एग्जीक्यूट करती है वो एक वाइब्रेशन में 2 टाइम गुजरती है मीन पोजीशन से, तो 2 टाइम गुजरने के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है, बेसिकली ये बेसिकली टाइम पीरियड है। अब आप ये ना कहिएगा कि सर वो तो होता है टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, आपने यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ है, देखिए एक वाइब्रेशन में बॉडी मीन पोजीशन से 2 दफा गुजरती है, तो इसलिए ये फॉर 2 टाइम्स दरअसल एक वाइब्रेशन के लिए ही टाइम है, तो इफ टाइम इज 1/50 फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड विल बी ऑप्शन सी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज